नमस्कारम। मैं एसपी शुरांग आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी टॉपर विथ एसपी में स्वागत करता हूं। हम कोशिश करते हैं कि मनोविज्ञान आपके लिए एक सरल सब्जेक्ट बने और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आज रीट के पाठ्यक्रम से संबंधित जो यूनिट 1 है उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यवहार की। तो व्यवहार में इंद्रिय जनित, मस्तिष्क संबंधी और अनुभूति संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। बिहेवियर में इंद्रिय जनित क्रियाओं में चलना, तैरना, नाचना, अर्थात हम इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी करते हैं वे इंद्रिय जनित क्रियाएं कहलाती हैं। मस्तिष्क संबंधी क्रियाएं जिसमें शामिल है सोचना, कल्पना करना, विचार करना, तर्क करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, ये सब सभी मस्तिष्क संबंधी क्रियाएं हैं। अनुभूति संबंधी जो क्रियाएं हैं उसमें शामिल हैं प्रसन्न होना, उदास होना, क्रोधित होना, नाराज होना। तो कहने का अर्थ है व्यवहार में अनुभूति संबंधी, मस्तिष्क संबंधी व इंद्रिय जनित संबंधी क्रियाओं को शामिल किया जाता है और इन तीनों के मेल से व्यवहार बनता है। अब बात करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की। बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है मनोविज्ञान की वह शाखा। इसका मतलब है मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें से एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षार्थी के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में तथा वातावरण में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर गौर करें, इसके साथ ही साथ सीखने और सिखाने से संबंधित, पढ़ने और पढ़ाने से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनके बारे में, परिस्थितियों को किस प्रकार से प्लान किया जाए जिससे कि शिक्षण अधिगम के उद्देश्य जो हैं उनको सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त किया जा सके। और जब ऐसा होगा तो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हमें देखने को मिलेगा। वंशक्रम या वंशानुक्रम, हेरेडिटी, इसका अर्थ है एक बच्चा अपने माता पिता और पूर्वजों के गुणों तथा विशेषताओं को गर्भाधान के समय जीन्स के माध्यम से ग्रहण करता है। यहां देखें, कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं कि हेरेडिटी जो है उसका ग्रहण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? जीन्स के माध्यम से होता है। और ये जो जीन्स हैं वो 23 गुणसूत्र जो होते हैं एक्स एक्स माता के और 23 गुणसूत्र जो होते हैं एक्स वाई पिता के, इन गुणसूत्रों में ही जीन्स पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है माता पिता से प्राप्त पूर्वजों द्वारा अर्जित गुणों व विशेषताओं को कहते हैं वंशक्रम। वातावरण, इन्वायरमेंट, वातावरण में भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थितियां या परिस्थितियां शामिल हैं। भौतिक परिस्थितियों में शामिल है भोजन, जलवायु, घर, विद्यालय, स्थान का वातावरण, जैसे गांव का वातावरण, शहर का वातावरण, भौतिक सुविधाएं। साथ ही साथ सामाजिक व सांस्कृतिक शक्तियों में शामिल हैं परिवार के सदस्य, पड़ोसी, मित्र मंडली, शिक्षक वर्ग, समाज के सदस्य, मनोरंजन के साधन। तो ये वातावरण संबंधी जो शक्तियां हैं जिन्हें हमने भौतिक शक्तियां व सामाजिक सांस्कृतिक शक्तियों में विभाजित किया है, इन वातावरण संबंधी शक्तियों का जो प्रभाव है वह वृद्धि व विकास पर पड़ता है। जैसे यदि बालक को सही भोजन, सही पोषण मिले तो उसका संतुलित विकास होगा। यहां पर गौर करें, यदि मनोरंजन के साधन बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण हो तो बालक का जो विकास है, वो मानसिक विकास, वो बहुत ही संतुलित होगा। यह है वातावरण। अगली शब्दावली,
सतत प्रक्रिया। सतत का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, बिना रुके, जो रुके नहीं, आजीवन अर्थात जीवन भर। सतत प्रक्रिया को हम दो अवधारणाओं से समझ सकते हैं। विकास जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, विकास जो है वह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अबाध अर्थात जिसमें बाधा न हो, जीवन पर्यंत चलती है, कभी नहीं रुकती। ठीक ऐसे ही अधिगम अर्थात लर्निंग, सीखना जो है वह भी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम मानसिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर गौर करते हैं। संवेदना, सेंसेशन। अब देखिए आप, संवेदना में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वह संवेदना कहलाती है। अब आपके दिमाग में ये विचार आ सकता है कि हम इन शब्दावलियों का, इन शब्दों को क्यों समझें। मनोविज्ञान में जिन शब्दावलियों का प्रयोग होता है उसका अपना एक विशिष्ट अर्थ है। जैसे जब हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड को और उसके मनोविश्लेषण सिद्धांत को, तो वहां ईगो का एक सटीक अर्थ है। यह वह वाला ईगो नहीं है कि यार इस व्यक्ति में तो ईगो है। तो कहने का मतलब है हमें शब्दावलियों का सटीक अर्थ पता होना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण, जब संवेदनाओं से कोई निश्चित अर्थ निकालने का प्रयास किया जाए। इस परिभाषा को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए संवेदना किसे कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभूति को, अर्थात जो भी हम महसूस करते हैं, उसको संवेदना कहते हैं। तो जब जो ये अनुभूति होती है संवेदना के माध्यम से, इस अनुभूति से या जो हम महसूस करते हैं उससे कोई हम निश्चित अर्थ निकालते हैं, तो वह कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। अगला कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय निर्माण। अब संप्रत्यय निर्माण को समझने के लिए आपको प्रत्यक्षीकरण समझना जरूरी है, जो अभी हमने समझा। तो कहने का मतलब है व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रत्यक्षीकरण अर्थात अथवा प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से आगमनात्मक तर्क प्रणाली का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों तथा प्रक्रियाओं के बारे में जो सामान्य विचार बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अब संप्रत्यय निर्माण को समझने के लिए आपको प्रत्यक्षीकरण का अर्थ पता होना चाहिए, आगमनात्मक तर्क प्रणाली के अर्थ को आपको जानना चाहिए। आगमनात्मक और निगमनात्मक दो बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। आगे के किसी वीडियो में हम बात करेंगे इनका अर्थ, लेकिन अभी हम समझते हैं आगमनात्मक का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर चलना, सामान्य से विशेष की ओर चलना। और आगमनात्मक का एक अर्थ ये भी है कि किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखना। हिंदी की शिक्षण विधियों में भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण विधि आगमनात्मक शिक्षण विधि मानी जाती है। अब बात करते हैं हम संवेग की। इमोशन किसको कहते हैं? संवेग का मतलब है भावात्मक अनुभूति का एहसास, अर्थात एक प्रकार का एहसास है जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। अब गौर करें, संवेग क्या है? एक एहसास है, और इस एहसास से क्या होता है? व्यक्ति व्यवहार करता है। लेकिन यह एहसास दो प्रकार का है। यह शरीर के भीतर होता है एवं शरीर के बाहर भी दिखाई देता है। शरीर के भीतर जैसे आप गौर करेंगे, आपकी बीपी लो या हाई हो गई है, यह शरीर के भीतर होने वाला अनुभूति का एहसास है। या फिर आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है या कम हो गई है, आपकी श्वास की जो गति है, दर है, वह कम या ज्यादा हो गई है, आपकी पाचन क्रिया जो है वह भी गड़बड़ होना, ये सभी शामिल है शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं। कुछ आप देखते हो कि शरीर के बाहर भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे आप जब खुश होते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान होती है। आपको यदि संवेग यह शब्दावली समझ में आ रही है तो आप खुश हो रहे होंगे। आप कभी कभी
किसी बात को लेकर दुखी भी हो सकते हैं, कभी आप परेशानी में तेजी से चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि संवेग एक भावात्मक अनुभूति का एहसास है जो शरीर के भीतर व शरीर के बाहर विभिन्न लक्षणों के माध्यम से प्रकट होता है और इस एहसास से प्रभावित होकर व्यक्ति जो है वह विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। मेरा जो सबसे प्रिय संवेग है वह आश्चर्य है और जिसकी मूल प्रवृत्ति मानी जाती है जिज्ञासा। विलियम मैकडूगल ने कुल 14 मूल संवेग बताए हैं, जिसमें से मुझे आश्चर्य जो संवेग है यह सबसे महत्वपूर्ण लगता है। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास के बारे में। मैंने बताया अभी आपको मैकडूगल ने 14 मूल संवेगात्मक विकास बताए हैं, संवेग बताए हैं। इनका विकास होना, इन संवेगों का विकास होना कहलाता है संवेगात्मक विकास। लेकिन इनका विकास सही ढंग से, सही तरीके से हो पाया है या नहीं हो पाया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और संवेगात्मक विकास जो है वह किशोरावस्था के अंतिम चरण में जाकर पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं परिपक्वता की, जिसे इंग्लिश मैच्योरिटी कहते हैं। परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। नैसर्गिक प्रक्रिया का तात्पर्य है कि नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, शरीर के आकार का बढ़ना, अपवादों को छोड़ दीजिए आप, शरीर के आकार का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। 5 फुट 5 इंच हाइट या 5 फुट 11 इंच हाइट, ये जो भी आपकी ऊंचाई बढ़नी है वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है उसमें बाह्य उद्दीपकों की आवश्यकता नहीं होती और यह जन्मजात योग्यताओं व शक्तियों में वृद्धि है। जब बालक जन्म लेता है तो उसमें यह जन्मजात योग्यता होती है कि उसका एक निश्चित आकार होगा, लेकिन वो आकार 5 फुट 3 इंच होगा या फिर 5 फुट 11 इंच होगा, यह उसके जो डीएनए है, जिसे हम कहते हैं वंशानुक्रम, वंशानुक्रम के माध्यम से तय होगा। तो कहने का मतलब है परिपक्वता में शारीरिक वृद्धि व विकास शामिल है। इसके साथ ही साथ परिपक्वता में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास भी शामिल होते हैं। और परिपक्वता एक निश्चित आयु को प्राप्त करने के बाद संपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब है कि परिपक्वता अधिगम, सीखना और विकास की तरह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। परिपक्वता एक निश्चित आयु तक ही संचालित होती है। उसके बाद में परिपक्वता में आप देखते हो, कहते हैं ना कि परिपक्वता एक निश्चित आयु तक होती है। तो यह था यूनिट 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और यूनिट 2 की महत्वपूर्ण शब्दावली भी हम आपके सामने लेकर आए या नहीं आए, आप कमेंट करके जरूर बताएं।